स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर नंबर 15 में हम लोग प्रश्न नंबर 38 तक पढ़ा था, गणित शिक्षण चतुर्थ प्रश्न पत्र राजन सीरीज में। तो चलिए, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट सेमेस्टर वालों को भी शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर मैंने पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है। प्रश्न नंबर 39, गोला किसे कहते हैं? ठीक है, स्फेयर किसे कहते हैं, चित्र द्वारा समझाइए। तो आप फुटबॉल देखे होंगे, कांच की गोलियां देखे होंगे, ये सब क्या है? गोला का एग्जाम्पल है। इसको क्या कहेंगे? स्फेयर। इसको क्या कहेंगे? स्फेयर, यानी कि ये अंदर से क्या है? भरा हुआ है, ये खोखला नहीं है, ये अंदर ये भरा हुआ है। तो गेंद हो गया, कांच की गोलियां हो गई कांचे, फुटबॉल हो गया, साइकिल के छर्रे आदि गोले के क्या है? उदाहरण है। देखिए, जो साइकिल के छर्रे हैं ये लोहे के होते हैं, क्या होते हैं ये पूरा भरे होते हैं, ऐसे खोखले नहीं होते हैं। फुटबॉल भी आप देखेंगे बीच में खोखला होता अगर होगा, लेकिन उसमें भी क्या एयर है। कांच की गोलियां देखे होंगे आप, ऐसे रहता है जो कांच की गोलियां, ये सब क्या है? देखिए, ये भले आपका दिख रहा है ये इस टाइप का गोला, लेकिन ये क्या है? 3D गोला क्या होता है? 3D होता है, 3 डायमेंशनल होता है। और वृत्त क्या होता है? ये देखिए, इसको कहते हैं सर्कल। तो जो ये सर्कल है, ये वृत्त है, ये आपका 2D होता है, इसीलिए इसको वृत्त कहते हैं। दिख तो दोनों गोला और ये दोनों सेम दिख रहा है, लेकिन वृत्त क्या है? 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। और गोला क्या होता है? 3 डायमेंशनल होता है, यही बेसिक अंतर है। तो देखिए, एक ही निश्चित केंद्र, ठीक है, एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्तों से अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं। देखिए, पे अंतरिक्ष वर्ड क्यों आया है? क्योंकि ये क्या है? गोला 3 डायमेंशनल है, यानी कि इसमें क्या है? एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड अक्ष भी है, इसमें 3 अक्ष हैं। इसीलिए इसको हम लोग अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं। एक ही निश्चित केंद्र तथा एक ही त्रिज्या वाले समस्त वृत्तों से अंतरिक्ष में बनी आकृति को गोला कहते हैं। और गोला का आयतन देखिए, गोला का आयतन क्या हो जाएगा? तो गोला का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r³ घन इकाई क्यूब, मतलब घन मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब। क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वो आयतन में क्या आता है? लंबाई आता है, चौड़ाई आता है और ऊंचाई आता है। जब इन तीनों का मात्रक लिखेंगे तो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसीलिए क्या लिया है? घन इकाई दिया है। तो गोले का आयतन हो गया आपका V = 4/3 पाई r³ का घन इकाई। अर्धगोले तो इसी का आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का आयतन निकल जाएगा। तो 4/3 का आधा करिए, बटे 2, तो 4/3 है, गुणे 2/1 हो जाएगा। तो 1/2, तो क्या है? 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई r³ घन इकाई। तो अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? 2/3 पाई r³। देखिए, ये गोले से यहाँ पे जो गोला है उसको आधा कर दिए हैं काट करके, तो यहाँ देखिए अर्धगोला यही है। ठीक है, ये देखिए निश्चित केंद्र है, ये आपकी त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या। नेक्स्ट प्रश्न इसमें देखिए, गोलीय कोष का आयतन। अब देखिए, इसको गोली कोष का क्यों कहेंगे? स्फेरिकल सेल। गोली कोष मतलब क्या होता है? स्फेरिकल सेल कहते हैं। स्फेरिकल समझ रहे होंगे आप, स्फेयर, स्फेयर से स्फेरिकल बन गया है। तो देखिए, ये क्या है? मान लीजिए ये बड़ा वाला वृत्त है, तो यानी कि इसको कहते हैं यस1 नाम दे देते हैं। और जो इसके अंदर ये बना है इसको हम लोग क्या कह देते हैं? S2। छोटे वाले वृत्त को S2 कह देते हैं। तो देखिए, एक जो बड़ा वाला, मान लीजिए एक फुटबॉल के अंदर एक उससे छोटा फुटबॉल रख करके फुलाया गया है, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कह देंगे? गोली कोष कह देंगे इस चित्र में। तो मान लीजिए ये यस1 गोला है और ये S2 गोला है, नाम रखे हैं, नामकरण किए हैं। तो बाह्य गोले का आयतन क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 4/3। अब देखिए, बाह्य गोले का देखिए, तो ये केंद्र है, तो केंद्र से बाह्य गोले की त्रिज्या क्या है? R1 मान लिए हैं, और केंद्र से छोटे गोले की त्रिज्या R2 मान लिए हैं। तो बाह्य गोले का आयतन क्या हो जाएगा? बाह्य गोला आयतन का फार्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई r1³ क्यों है? क्योंकि बड़े गोले का हम लोग निकालना है आयतन, तो R1 हो जाएगा, और छोटे गोले का आयतन निकालना है, तो 4/3 पाई r2। ये छोटे गोले का आयतन हम लोग निकालेंगे तो R2 कर देंगे, इतना ही का हम लोग आयतन निकालना है।
ये छोटे गोले में हम लोग इतना ही का आयतन निकालेंगे, तो इसीलिए त्रिज्या R2 लेकर के हम लोग क्यूब कर देंगे, फार्मूले के रूप में फिट कर देंगे। अब देखिए 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है, 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है, तो 4/3 पाई इसमें भी कॉमन है, तो R1 क्यूब माइनस R2 का क्यूब। तो देखिए 4/3 पाई हो गया। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है ए माइनस बी दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला होता है। देखिए ये R1 का क्यूब है माइनस R2 का क्यूब है, तो इसके जगह पर क्या जाएगा, R1 का क्यूब माइनस R2 का क्यूब, तो बराबर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, क्योंकि ए माइनस बी है। उसके बाद क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 ए बी प्लस R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो वही हो गया, देखिए R1 माइनस R2, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R1 घन इकाई, तो ये गोली कोष का आयतन हो जाएगा। तो देखिए गोली कोष का मतलब, देखिए इस पूरे बाह्य गोले में से, ये पूरे बाह्य गोले में से हम लोग ये घटा रहे हैं, ये वाला क्षेत्रफल, तो पूरे गोले में से हम लोग ये जो रंग रहा हूं मैं, इसको घटा दिया जाएगा, तो क्या बच रहा है, यही वाला बच रहा है ना, जो नीले कलर से क्षेत्र हम लोग बचा रहे हैं, देखिए जो नीला वाला है यही एरिया बच रहा है, तो इसी का एरिया क्या हो जाएगा, यही फार्मूला, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए जो नीला वाला क्षेत्र है रंगा हुआ, इस नीले वाले क्षेत्र का जो बचा हुआ भाग है उसका हम लोग आयतन निकालेंगे, देखिए इतना आएगा, इसी को गोली कोष का आयतन निकालना कहते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल, त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके आधार 24 मीटर है, ऊंचाई 15 मीटर है। दूसरा उत्तर क्या निकाला है, आधार 4 मीटर है, ऊंचाई 2 मीटर है। तो देखिए आयतन हमारा क्या, v बराबर क्या दिया है, 24 मीटर, ऊंचाई यानी कि h बराबर क्या दिया है, 15 मीटर। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार दिया है 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15, तो 2 से 12 बार में काट देंगे, 12 गुणे 15 कर देंगे तो क्या जाएगा, 180 वर्ग मीटर। चूंकि क्षेत्रफल है, देखिए यहाँ पे आधार भी क्या है, सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है, और ऊंचाई भी क्या है, मीटर में है, तो मीटर गुणे मीटर क्या जाएगा, मीटर स्क्वायर, तो 180 मीटर स्क्वायर कहिए या 180 वर्ग मीटर स्क्वायर कहिए। अब दूसरा प्रश्न देखिए, आधार दिया है 4 मीटर और ऊंचाई दिया है 2 मीटर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 आधार आपका 4 दिया है, देखिए आप प्रश्न में 4 दिया है ना, ऊंचाई आपका 2, तो 4 दूना 8, 8/2 यानी कि 4, 4 वर्ग मीटर आपका दिया है, 4 वर्ग मीटर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए आप चित्र बना सकते हैं ऐसे किनारे, चित्र जरूर बना देंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 41, 41 क्या है, आयत किसे कहते हैं, आयत को उदाहरण सहित समझाइए। तो आयत, आयत को क्या कहते हैं, रिक्टेंगल, तो रिक्टेंगल के बारे में आप लोग बताएंगे। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, देखिए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, और ये 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश होगा, तो ये भी 90 अंश होगा, और ये भी 90 अंश होगा। तो टोटली कितना हो गया आयत के चारों भुजाओं का योग, तो 360, 360 डिग्री होगा ना, 90 प्लस 90 180, प्लस 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 प्लस 180, दो बार कर दीजिए, ये दोनों क्या हो गया 180, और ये दोनों 180, तो 180 प्लस 180 क्या हो जाएगा 360। तो आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है, देखिए चार भुजाएं कौन है, ए बी है, बी डी है, डी सी है और सी ए है। तो आयत एक चार भुजाओं वाली आकृति है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हों तथा इसके चारों कोण समकोण हो, यानी कि ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, और ये भी 90 डिग्री है। जैसे, जैसे क्या है, ए बी सी डी एक आयत है, इसमें भुजा बी सी बराबर भुजा ए डी बराबर, देखिए बी सी और ए डी भुजा बराबर है इसमें, देखिए, देखिए देखिए इसमें, देखिए ए बी भुजा बराबर है किसके, सी डी के, ए सी भुजा बराबर है बी डी के, वही लिखा है। ए बी भुजा बराबर किसके, भुजा डी सी के, कोणे कोण बी कोण सी कोण डी कितना है, 90 अंश है, सब प्रत्येक कोण 90 अंश है। बी सी बराबर ए डी आयत की लंबाई कहलाती है, ए बी बराबर डी सी आयत की चौड़ाई कहलाती है। तो देखिए आयत की लंबाई क्या है, ये ए बी भुजा क्या है, आयत की लंबाई है, और सी डी भुजा क्या है, इसको हम लोग लंबाई कहेंगे आयत की। और देखिए ये
भुजा BD और भुजा AC को हम लोग क्या कहेंगे? चौड़ाई कहेंगे। ये आयत की क्या है? चौड़ाई है। नेक्स्ट प्रश्न नहीं, इसमें देखिए ये भी है और दिया है आयताकार क्षेत्र। ठीक है, आयताकार क्षेत्र ऐसी आकृति जो कि चारों समकोणों पर बनी हो तथा जिसकी लंबाई चौड़ाई से अधिक हो, आयत कहते हैं। तो ऐसी आकृति जो चारों समकोणों पर क्या है? बनी हो और जिसकी लंबाई देखिए क्या होगी? देखिए लंबाई है ना, ये लंबाई ज्यादा है किससे? चौड़ाई से, तो उसको हम लोग आयत कह देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए निश्चित नाप के तल को इकाई के रूप में प्रयोग करना पड़ेगा। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी निश्चित नाप का क्या लेंगे? कोई तल लेंगे, इसलिए एक वर्ग सेमी भुजा वाला वर्ग लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये छोटा सा एक वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि क्या लिया है? ये एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, यानी कि 1 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो चारों भुजाएं बराबर, इसका मतलब ये क्या है? वर्ग है। तो वर्ग देखिए यहाँ पे मिला रहे हैं, तो इसलिए एक वर्ग सेमी भुजा का वर्ग लेंगे। इसको अन्य तलों को नापने में इकाई के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। तो क्या करेंगे? छोटे छोटे एक एक सेंटीमीटर के वर्ग ये यहाँ पे, फिर इसके बगल में 1 सेंटीमीटर का वर्ग, 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 फिर इसके ऊपर रख देंगे ये वाला। देखिए ये दूसरा वर्ग है, तीसरा वर्ग है, चौथा वर्ग, पांचवा, छठा, सता, आठवां, नौवां और 10वां। तो ये हम मिला करके क्या कर देंगे? एक दूसरे के ऊपर इसको फिट कर देंगे। मान लीजिए ये ब्लॉक है, ये वर्ग है, तो हम लोग क्या कर देंगे? देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसका भी 1 सेंटीमीटर, 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 तो टोटल क्या हो गया? 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई। और देखिए यहाँ पे एक वर्ग ये रखा गया है और उसके ऊपर दूसरा वर्ग ये रखा गया है। इसकी ये 1 सेंटीमीटर लंबाई क्या है? वर्ग, और ये भी क्या है? 1 सेंटीमीटर लंबाई का वर्ग है। तो टोटल क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। एक तरह से सिंपली साधारण भाषा में समझाने के लिए वर्ग का प्रयोग किया गया है, कोई बहुत इसमें मैथमेटिकल फार्मूला नहीं लगा है। तो पहला टुकड़ा ये हो गया आपका। दूसरा टुकड़ा देखिए यहाँ पे क्या टुकड़ा रखे हैं? 1 2 3 4, यहाँ पे 5 टुकड़ा रखे हैं तो 5 सेंटीमीटर हो गया। 4 टुकड़ा रखे हैं, एक एक सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का लंबाई हो गया। यहाँ पे दो रखे हैं तो 2 सेंटीमीटर की लंबाई वाला हो गया है। देखिए पहले टुकड़े के तल में, पहले टुकड़े के तल में एक वर्ग सेमी का टुकड़ा 10 बार शामिल है और दूसरे टुकड़े के तल में 8 बार शामिल है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 टुकड़ा है यहाँ पे। यहाँ पे कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 टाइम आपका वर्ग है। अतः पहले टुकड़े की माप, ठीक है, पहले टुकड़े की माप 10 वर्ग सेंटीमीटर और दूसरे की माप 8 वर्ग सेंटीमीटर है। इस माप को ही क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो गया? ये जो इसके अंदर एक एक टुकड़ा है इसके हम लोग क्षेत्रफल कह देंगे। यानी कि देखिए 10 बार वर्ग रखा गया है तो 10 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल। और या उस तरह आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 5, चौड़ाई 2, तब भी 10। यानी कि क्या हो गया? 5 वर्ग रखा गया है 2 कॉलम में। देखिए यहाँ पे दो दो रो रखा गया है, इसको रो कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रो कहते हैं। और इसको हम लोग ऐसे रहता है, इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। जो बिल्डिंग्स वगैरह बनती है सुनेंगे आप लोग कॉलम। देखिए आयत के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई वर्ग इकाई। तो आयत के टुकड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई और चौड़ाई वर्ग इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई क्या होती है? आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। देखिए आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई निकालना है तो आयत का क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लंबाई निकल जाएगा। और चौड़ाई निकालना है तो लंबाई को क्षेत्रफल के नीचे ला देंगे। तो यही यही बात हुई। ऊपरी सूत्रों के छात्रों को आयत के क्षेत्रफल संबंधी प्रश्न हल कराए जा सकते हैं। तो ये क्यों ऐसे ट्रिक में दिया है आपको? क्योंकि आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाएंगे तो डायरेक्ट क्षेत्रफल नहीं बताएंगे, उन्हें बताएंगे कि वर्ग को मिला करके, छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके हम लोग आयत बना रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट, एडवांस मैथ उन्हें नहीं पढ़ाना है, एकदम नॉर्मली बेसिक पढ़ाना है।
इसीलिए बेसिक के बच्चे कहे जाते हैं। आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के उदाहरण, तो आयत के क्षेत्रफल ज्ञात करने के उदाहरण क्या है? एक आयताकार बाग की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर हो तो बाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बाग की लंबाई 80 मीटर है, चौड़ाई 50 मीटर है, तो बाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई 80 है, चौड़ाई 50 है, तो 8 5 40,000 वर्ग मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42, वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल उदाहरण द्वारा समझाइए। तो वर्ग क्या हो जाएगा? देखिए चारों भुजाएं बराबर होंगी, ए बी बी डी बराबर डी सी बराबर सी ए। तो वर्ग की भुजाएं परिभाषा, चार भुजाओं, देखिए चार भुजाएं है ना, चार भुजाओं वाली ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो तथा चारों कोण समकोण हो। तो चारों कोण क्या है? देखिए समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। क्या है? राइट एंगल है, 90 डिग्री है, इसको हम लोग राइट एंगल कहते हैं। ए बी सी डी एक वर्ग है जिसमें ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, यहाँ पे सी रहेगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। ठीक है, ये क्या हमारा, इसी को हम लोग वर्ग का परिभाषा कहेंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण क्या है? 90 डिग्री है। वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ऐसी आकृति जिसके चारों कोने समकोण हो, तो देखिए चारों कोने क्या है? 90 अंश है, 90 अंश है, तथा उसकी चारों भुजाएं समान हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर नेक्स्ट, एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है, उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा पांच फेरे तार लपेटने में कुल कितना तार लगेगा। तो एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू दी है 36 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो एक भुजा निकाल लेंगे उसका, तो भुजा निकालने के लिए जब ये स्क्वायर हटेगा यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, तो 36 को हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणे 6, और इसका डबलेट बना लेंगे, द्विक बना लेंगे और एक 6 निकल जाएगा, तो 6 मीटर क्या हो जाएगी? एक भुजा हो जाएगी। वर्गाकार चबूतरे की परिमाप, तो देखिए उसमें 5 फेरे तार लपेटना है, तो 5 फेरे तार लपेटना है, वर्गाकार चबूतरा है, तो उसका जो परिमाप होगा, परिमाप मतलब ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, जितना होगा उसी को हम लोग परिमाप कहेंगे, चारों भुजाओं के योग को। तो वर्गाकार चबूतरे की परिमाप क्या होगी? 4 गुणे भुजा, 4 गुणे एक भुजा, ये हमारा क्या है? वर्ग का परिमाप का फार्मूला है। देखिए वर्ग यही है, ऐसे ही वर्ग होता है आपका। तो मान लीजिए एक भुजा अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी 6 होगी, तीसरी भी 6 होगी, चौथी भी भुजा 6 सेंटीमीटर होगी। ये वर्ग का क्या है? प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, विशेषताएं हैं। तो देखिए चार भुजाएं हैं, तो चारों को या तो इसका परिमाप निकालने के लिए चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 6 18 और 18 6 24, या ऐसे कर लीजिए 4 गुणे, चार भुजाएं हैं तो 4 गुणे 6 हो जाएगा, तो 4 गुणे भुजा लिखा है, तो 4 गुणे 6 यानी कि 24 मीटर। तो 5 फेरे तार लपेटने की लंबाई, देखिए ये एक फेरा निकला है, परिमाप क्या होता है? वर्ग के एक फेरे के बराबर होता है, तो वर्ग के एक फेरे के बराबर परिमाप होता है। ये निकला है हमारा कितना? 24 मीटर। तो इसको 5 टाइम लपेटेंगे तो क्या होगा? 24 मीटर का 5 जगह लेके आएंगे तार, तो क्या हो जाएगा? 5 से गुणा कर देंगे, 24 गुणे 5 यानी कि 120 मीटर का हमको लंबाई का तार लपेटना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है? त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां बताइए। तो त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां, तो त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता की शर्तों के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां, तो त्रिभुज के संदर्भ में सर्वांग समता से संबंधित तथ्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। पहला, इसको हम लोग कहते हैं सर्वांग समता में भुजा साइट 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 सर्वांग समता प्रतिबंध। ठीक है, साइट मतलब क्या हो जाएगा? देखिए साइड, साइड मतलब भुजा,
भुजा भुजा भुजा, यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होंगी, जब आपस में बराबर होंगी तो वो त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांग सम होंगी। तो जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समान हो, तो एक त्रिभुज ये है, दूसरी त्रिभुज ये है, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, त्रिभुज सर्वांग सम कब होगा, देखिए, या तो यस यस यस, यानी कि त्रिभुज के जब दो त्रिभुज दिया हो तो दोनों त्रिभुज के आपस में तुलना करने पर इसकी परस्पर संगत भुजाएं बराबर हों। तो 4 सेंटीमीटर ये है तो 4 सेंटीमीटर भी ये है, 3 सेंटीमीटर ये वाली भुजा है तो 3 सेंटीमीटर ये भुजा है। भुजा ग का 2 सेंटीमीटर है, भुजा घ और च ये कितना है, 2 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार हम लोग त्रिभुज को क्या करेंगे, भुजा 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 के रूल के अंतर्गत ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांग सम है। तो सर्वांग सम कैसे करेंगे, ऐसे एक लाइन फिर एक लाइन, और इसको ऐसे, ये हमारा क्या है, सर्वांग समता का सिंबल है, ये चिन्ह है, इसको हम लोग कहेंगे दो त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नहीं इसी में का दूसरा रूल। तो पहला हो गया यस यस यस, साइड साइड साइड। अब देखिए दूसरा क्या है, एंगल, नहीं, साइड एंगल साइड। उसके बाद क्या है, ट्रिपल एस, उसके बाद एस ए एस, सास, याद रखेंगे। तो साइड यानी कि भुजा, एंगल माने कोण, भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी कि जब दो त्रिभुज हम लोग ऐसे फिर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, साइड बराबर दिखाएंगे इन दोनों में, फिर एंगल दिखाएंगे इन दोनों में बराबर है, और फिर दिखाएंगे फिर से साइड बराबर है। तो जब एक त्रिभुज का अंतर्गत कोण तथा दो भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हो, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। जैसे देखिए, तो साइड एंगल साइड, जब देखिए दोनों त्रिभुज में एंगल बराबर है तो 120 डिग्री ये है भी, 120 डिग्री इसमें भी है। अब देखिए, अब दो भुजाएं दो साइड, अब देखिए ये 4.6 सेंटीमीटर है, ये भी 4.6 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, यानी कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर। तो इसमें क्या लग रहा है, देखिए यहाँ पे साइड, फिर उसके बाद एंगल, फिर साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से क्या करेंगे, ये त्रिभुज सर्वांग सम है कह देंगे। अब देखिए तीसरा, कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रबंध प्रतिबंध। देखिए एंगल साइड एंगल, पहला हमने क्या पढ़ा है, साइड साइड साइड, उसके बाद पढ़ा है साइड एंगल साइड, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल साइड एंगल। तो याद रखेंगे साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, उसके बाद एंगल साइड एंगल। तो जब एक त्रिभुज का अंतर्गत कोण तथा, अंतर्गत कोण देखिए एंगल, अंतर्गत कोण तथा भुजाएं क्रम के अनुसार दूसरे त्रिभुज के अंतर्गत कोण तथा दोनों भुजाओं के बराबर हों, तो उस स्थिति में दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो एंगल साइड एंगल देखिए, देखिए ये एंगल 40 है तो ये भी एंगल 40 है। अब देखिए ये साइड, ये भुजा 4.5 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 4.5 सेंटीमीटर है। तो क्या हो गया, एंगल हो गया, फिर साइड हो गया, फिर देखिए ये एंगल, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, एंगल हो गया फिर साइड हो गया, अब देखिए 35 डिग्री फिर से एंगल। तो कौन से प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो एंगल साइड एंगल प्रतिबंध, यानी कि एंगल साइड एंगल वाले जो कंडीशंस हैं त्रिभुज की, उसके अंतर्गत ये हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो हम लोग कह देंगे अतः ये दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। अब देखिए चौथा प्रतिबंध क्या जाएगा, समकोण भुजा सर्वांग सम प्रतिबंध। उसको हम लोग क्या करेंगे, राइट एंगल, राइट एंगल साइड, ठीक है, इसको क्या कहेंगे आर ए एस, यानी कि राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल साइड सर्वांग सम कंडीशन। ठीक है, ये इस कंडीशन के थ्रू यानी क्या करेंगे, राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दो भुजाएं आपस में क्या करेंगे, बराबर दिखाएंगे। तो जब एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा, तो समकोण त्रिभुज का एक कर्ण हो गया, देखिए 8 सेंटीमीटर है और ये भी 8 सेंटीमीटर है, और दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा एक भुजा के बराबर हो,
देखिए कर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसमें भी कर्ण 8 सेंटीमीटर है। दूसरी भुजा देखिए आधार 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी आधार 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये दो भुजाएं बराबर हो आपस में। कर्ण देखिए बराबर है इसके, आधार इसके बराबर है, और ये 90 अंश है, इसमें भी 90 अंश है दोनों त्रिभुज में। इसको हम लोग क्या कह देंगे, राइट एंगल साइड साइड, यानी कि RSS रूल। तो उस स्थिति में भी दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे, जो ये दोनों त्रिभुज दिए गए हैं आपस में सर्वांगसम कैसे चिन्ह लगा देंगे। तो ये एग्जामिनर अपने आप समझ जाएगा कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है किससे, तो आप लोग लिखेंगे राइट RSS, यानी कि राइट एंगल साइड साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, सर्वसमीका की सहायता से निकालेंगे। तब तक आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला याद कर लीजिए, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद कर लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला याद कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला याद कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला याद कर लीजिए। उसी के बेसिस पे ये नेक्स्ट प्रश्न सॉल्व होगा। चलिए हम लोग तब तक टेलीग्राम से आप लोग जुड़े रहिए, PDF डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम से, और व्हाट्सअप चैनल भी लिंक है वहाँ पे दिया गया है। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षु हैं उनके साथ हमारे क्लास को शेयर कर देंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।